आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुभ निवेश कमोडिटीज और एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में भी हमने यहां पर अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी। खाने के तेल में लगातार बढ़त रही, मसालों में खरीदारी थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इंपोर्ट्स बेहतर थे, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे हमने काफी कमोडिटीज यहां पर चढ़ते हुए देखी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मौसम की वजह से भी यहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कहां पर ध्यान दे रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? I think Manisha, oilseed complex and particularly edible oil complex seems a little bullish because of जो supply constraints हैं उनकी वजह से। हमने देखा पिछले कुछ sessions में भी we have gained a lot in that particular commodity space. So overall जो अगर कोई bullish trend पे काम करना चाहता है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रोजेक्शंस यूएसडीए के आ रहे हैं और फिक्स सॉल्यूशंस ने दिए हैं, मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा मनीषा वो ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स, सोयाबीन, सोया ऑयल में अच्छा रह सकता है। आई थिंक देयर मींस सीबॉट सोयाबीन has touched an high after 2016, so means looks like that this particular counter would be a decent commodity counter to be looked into for the entire year. जी हाँ, सोयाबीन ने 4 साल के हाईज छुए हैं और जैसे नवीन आपने कहा कि फंडामेंटल्स बेहतर हैं और आगे भी बाजार को लगता है कि फ्रेंडली भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सुनील, आप किस काउंटर को देखेंगे और एग्रीकल्चर स्पेस में आपकी टॉप पिक अगले 1 साल के लिए कहाँ रहेगी? मुझे लगता है कि ज्यादातर एग्री कमोडिटीज ने अच्छा परफॉर्म किया है एक्सेप्ट फॉर गुआर सीड और गुआर गम। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के प्राइसेस प्रेशर में हैं, तो उसके चलते गुआर गम का जो डिमांड है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है। तो मुझे लगता है अगर हम दूसरे कमोडिटी से कंपेयर करें तो उन्होंने एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर हम देखते हैं तो आरएम सीड ने तकरीबन 42% रिटर्न दिया है, सोया ऑयल ने 30% रिटर्न दिया है, चने ने भी तकरीबन 20% रिटर्न दिया है अगर हम दीपावली से दीपावली तक का कंपेयर करते हैं। वेराज गुआर सीड और गुआर गम का जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है। विद द वैक्सीन ऑन द कार्ड्स और मुझे लगता है स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह ग्लोबल लेवल पे आ रहे हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है, मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड गुआर गम का बढ़ सकता है। तो ये काउंटर है जो कि इस साल मेरा फोकस में रहेगा। तो मुझे लगता है कि गुआर सीड तकरीबन 4500 के रेंज तक छू सकता है और गुआर गम भी फिर से मुझे लगता है कि 7500 का रेंज छू सकता है एग्री फ्रंट पे। बाकी सभी कमोडिटीज में बढ़त देखने को मिली है और गुआर थोड़ा सा लगाड़ रहा है, तो यहाँ पर बढ़त के चांसेस सुनील को नजर आते हैं। लेकिन कुणाल, आपका टॉप पिक एग्रीकल्चर में कहाँ रहेगा? जी, आई थिंक सब कमोडिटी, मुझे ये सब कमोडिटी जो डिस्कस हुई उसको छोड़ के चना बहुत अच्छा लग रहा है फंडामेंटली। ये साल सोइंग अच्छी हो रही है, पर मुझे लग रहा है यील्ड ये साल भी कम आएगी। सो आप ये जो 5100-200 का जो चना है उसको आप बाय करते हैं तो आपको 6000 रुपये तक के लेवल चने में देखने मिल सकते हैं। चने में यहाँ पर बढ़त की उम्मीद है, आगे और भी तेजी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं और त्योहारी मांग के चलते हमने यहाँ पर सपोर्ट भी बनते हुए देखा है। किशोर, आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज को कैसे देखते हैं? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर आपको क्या लगता है अगली दिवाली तक क्या आउट परफॉर्म कर सकता है? मनीषा, बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली अगले दिवाली तक एग्रीकल्चर के बारे में बात करना है, बट आई थिंक मैं कॉटन में काफ़ी बुलिश हूँ, खास करके शॉर्ट टर्म, मतलब आपको 2 से 3 महीने के लिए। एंड एडिबल ऑयल्स में अगेन थोड़ा और स्टीम बचा हुआ है एंड आई थिंक मे बी मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है, बट आई थिंक देन चना में भी जैसा कुणाल ने बोला, चना में थोड़ा सा रैली है, बट आई थिंक मैसिव जैसा वो आप बोलते हैं कि 1 साल में आपको 25-30% का रैली है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो 4 कमोडिटीज यहाँ पर चारों एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल के आई हैं, गुआर, कॉटन, चना और एडिबल ऑयल सेक्टर, जहां पर आपको बढ़त की उम्मीद आगे जाकर भी है। लेकिन एक कमोडिटी जिसकी हमने बात नहीं करी वो है कच्चा तेल, और अगर कोई कमोडिटी इस साल में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल थी तो वो क्रूड ऑयल था। नेगेटिव से लेकर प्लस $40 तक यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है और ये सेक्टर अभी भी सबसे स्लो रिकवरी के मोड में है। किशोर, कैसे देखते हैं और अब आगे जाकर कच्चे तेल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस?
यहाँ पे डिस्पाइट वैक्सीन और शायद अगर ट्रैवल रिवाइवल भी होता है तो भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ तेजी होगा। इवन अगर आप करंट लेवल्स में अगर देखें, ओपेक और रशिया करीब करीब 8 मिलियन बैरल का जो एक्सपेंशन या मतलब सरप्लस कैपेसिटी पे बैठा हुआ है। मतलब आज अगर बोलें तो 8 मिलियन बैरल आपको सिस्टम में ला सकते हैं। सेकंड, इरानियन ऑयल सिस्टम में आ सकता है। देन जो बाइडेन आने के बावजूद भी वहां पे थोड़ा सा रेगुलेटरी शेल ऑयल के लिए रेगुलेशन टाइट हो जाएगा, उसके बाद ड्रिलिंग थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बावजूद भी वी आर सिटिंग ऑन एनफ सप्लाई। तो मुझे नहीं लगता है कि क्रूड $50 के ऊपर जा पाएगा अगले 1 साल 1.5 साल में भी। तो आई थिंक दैट इज द लेवल। 45 के आसपास जो ब्रेंड चल रहा है, 46 47 आता है तो इसमें बिकॉली करके चलना चाहिए। सो मंदी का ही ट्रेड होना चाहिए क्रूड में, हर रेज में इसमें बिकॉली करना चाहिए। सोने चांदी में खरीदारी, मेटल्स में भी बाइंग की उम्मीद और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमने आपको कमोडिटीज बताई ही हैं जहां पर आपको अगले 1 साल के लिए बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कच्चे तेल में खरीदारी की राय फिलहाल नहीं है। ये टॉप ऑफ द गेम एक्सपर्ट्स हैं भारतीय बाजार के, जिन्होंने आपको बताया है कि अगले 1 साल के लिए दिवाली तक आपको कहां पर कमोडिटीज में निवेश करना चाहिए। कुणाल, नवीन, सुनील और किशोर, बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत।